पिछले खत में मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि बहुत दिनों तक ज़मीन इतनी गर्म थी कि कोई जानदार चीज़ उस पर रह ही न सकती थी। तुम पूछोगी कि ज़मीन पर जानदार चीज़ों का आना कब शुरू हुआ और पहले कौन कौन सी चीज़ें आई। ये बड़े मज़े का सवाल है, पर इसका जवाब देना आसान नहीं है। पहले ये देखो कि जान है क्या चीज़। शायद तुम कहोगे कि आदमी और जानवर जानदार है, लेकिन दरख्तों और झाड़ियों, फूलों और तरकारियों को क्या कहोगे? ये मानना पड़ेगा कि वे सब भी जानदार हैं। वे पैदा होते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं और मर जाते हैं। दरख्त और जानवर में खास फर्क ये है कि जानवर चलता फिरता है और दरख्त हिल नहीं सकती। तुमको याद होगा कि मैंने लंदन के क्यू गार्डन में तुम्हें कुछ पौधे दिखाए थे। ये पौधे, जिन्हें आर्किड और पिचरक कहते हैं, सचमुच मक्खियाँ खा जाते हैं। इसी तरह कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं और चल फिर नहीं सकती। स्पंज ऐसा ही जानवर है। कभी कभी तो किसी चीज़ को देखकर ये बतलाना मुश्किल हो जाता है कि वो पौधा है या जानवर। जब तुम वनस्पति शास्त्र, पेड़ पौधों की विद्या या जीव शास्त्र, जिसमें जीव जंतुओं का हाल लिखा होता है, पढ़ोगी तो तुम इन अजीब चीज़ों को देखोगी जो न जानवर हैं न पौधे। कुछ लोगों का ख्याल है कि पत्थरों और चट्टानों में भी एक किस्म की जान है और उन्हें भी एक तरह का दर्द होता है, मगर हमको इसका पता नहीं चलता। शायद तुम्हें उन महाशय की याद होगी जो हमसे जेनेवा में मिलने आए थे। उनका नाम है सर जगदीश बोस। उन्होंने परीक्षण करके साबित किया है कि पौधों में बहुत कुछ जान होती है। इनका ख्याल है कि पत्थरों में भी कुछ जान होती है। इससे तुम्हें मालूम हो गया होगा कि किस चीज़ को जानदार या बेजान कहना कितना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम पत्थरों को छोड़ देते हैं, सिर्फ जानवरों और पौधों पर ही विचार करते हैं। आज संसार में हजारों जानदार चीज़ें हैं। वे सभी किस्म की हैं। मर्द हैं, औरतें हैं, और इनमें से कुछ लोग होशियार हैं और कुछ लोग बेवकूफ़ हैं। जानवर भी बहुत तरह के हैं और उनमें भी हाथी, बंदर या चींटी की तरह समझदार जानवर हैं, और बहुत से जानवर बिल्कुल बेसमझ भी हैं। मछलियाँ और समुद्र की बहुत सी चीज़ें जानदार और नीचे दर्जे की हैं। उनसे भी नीचा दर्जा स्पंजों और मुरब्बे की शक्ल की मछलियों का है, जो आधा पौधा और आधा जानवर है। अब हमको इस बात का पता लगाना है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर एक साथ और एक वक्त पैदा हुए या एक एक करके धीरे धीरे। हमें ये कैसे मालूम हो? नहीं, उस पुराने ज़माने की लिखी हुई तो कोई किताब है नहीं। लेकिन क्या संसार की पुस्तक से हमारा काम चल सकता है? हाँ, चल सकता है। पुरानी चट्टानों में जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं। इन्हें अंग्रेजी में फॉसिल या पथराई हुई हड्डी कहते हैं। इन हड्डियों से इस बात का पता चलता है कि उस चट्टान के बनने के बहुत पहले वो जानवर जरूर रहा होगा जिसकी हड्डियां मिली हैं। तुमने इस तरह की बहुत ही छोटी और बड़ी हड्डियां लंदन के साउथ केसिंगटन के अजायब घर में देखी थी। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसका नरम और मांस वाला भाग तो फौरन सड़ जाता है, लेकिन उसकी हड्डियां बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। ये हड्डियां उस पुराने ज़माने के जानवरों का कुछ हाल हमें बताती हैं। लेकिन अगर कोई जानवर बिना हड्डी का ही हो, जैसे मुरब्बे की शक्ल वाली मछलियाँ होती हैं, तो उसके मर जाने पर कुछ भी बाकी न रहेगा। जब हम चट्टानों को गौर से देखते हैं और बहुत सी पुरानी हड्डियों को जमा कर लेते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। सब के सब एक बारगी कहीं से कूद कर नहीं आ गए। सबसे पहले छिलकेदार जानवर पैदा हुए, जैसे घोंगे। समुद्र के किनारे तुम जो सुंदर घोंगे बटोरती हो, वे उन जानवरों की छिलके हैं जो मर चुके हैं। इसके बाद ज़्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए, जिनमें सांप और हाथी जैसे बड़े जानवर थे, और वे चिड़ियाँ और जानवर भी जो आज तक मौजूद हैं। सबके पीछे आदमियों की हड्डियाँ मिलती हैं। इससे ये पता चलता है कि जानवरों के पैदा होने में भी एक क्रम था। पहले नीचे दर्जे के जानवर आए, तब ज़्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए, और ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए वे और भी बारीक होते गए, और आखिर में सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर यानी आदमी पैदा हुआ। सीधे साधे स्पंज और घोंगे में कैसे इतनी तब्दीलियां हुई और कैसे वे इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए, ये बड़ी मज़ेदार कहानी है, और किसी दिन मैं उसका हाल बताऊंगा। इस वक्त हम सिर्फ उन जानवरों का जिक्र करेंगे जो पहले पैदा हुए। ज़मीन के ठंडे हो जाने के बाद शायद पहली बार जानदार मुरब्बे की सी चीज़ थी, जिस पर न कोई खोल था न कोई हड्डी थी। वो समुद्र में रहती थी।
हमारे पास उनकी हड्डियां नहीं हैं क्योंकि उनके हड्डियां थी ही नहीं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ अटकल से काम लेना पड़ता है। आज भी समुद्र में बहुत से मुरब्बे की सी चीज़ें हैं, वे गोल होती हैं लेकिन उनकी सूरत बराबर बदलती रहती है क्योंकि उनमें हड्डियां नहीं होती और न ही खोल। उनकी सूरत कुछ इस तरह की होती है। तुम देखती हो कि बीच में एक दाग है, इसे बीज कहते हैं और ये एक तरह से उसका दिल है। ये जानवर या इन्हें जो चाहो कहो एक अजीब तरीके से कटकर एक के दो हो जाते हैं। पहले वे एक जगह पर पतले होने लगते हैं, इसी तरह पतले होते चले जाते हैं यहाँ तक कि टूटकर दो मुरब्बे किसी चीज़ें बन जाते हैं और दोनों ही शक्ल असली लोथड़े की सी होती है। बीज या दिल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों लोथड़ों के हिस्से में इसका एक एक टुकड़ा आ जाता है। इस तरह ये जानवर टूटते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह की कोई चीज़ सबसे पहले हमारे संसार में आई होगी। जानदार चीज़ों का कितना सीधा सादा और तुच्छ रूप था। सारी दुनिया में इससे अच्छी या ऊंचे दर्जे की चीज़ उस वक्त न थी। असली जानवर पैदा न हुए थे और आदमी के पैदा होने में लाखों बरस की देरी थी। इन लोथड़ों के बाद समुद्र की घास और घोंगे, केकड़े और कीड़े पैदा हुए, तब मछलियाँ आई। इनके बारे में हमें बहुत सी बातें मालूम होती हैं क्योंकि उन पर कड़े खोल या हड्डियाँ थी और इसे वे हमारे लिए छोड़ गई हैं ताकि उनके मरने के बहुत दिनों के बाद हम उन पर गौर कर सकें। ये घोंगे समुद्र के किनारे ज़मीन पर पड़े रह गए। इन पर बालू और ताज़ी मिट्टी जमती गई और ये बहुत हिफाजत से पड़े रहे। नीचे की मिट्टी ऊपर की बालू और मिट्टी के बोझ से कड़ी होती गई, यहाँ तक कि वो पत्थर जैसी हो गई। इस तरह समुद्र के नीचे चट्टानें बन गई। किसी भूचाल के आ जाने से या और किसी सबब से ये चट्टानें समुद्र के नीचे से निकल आईं और सूखी ज़मीन बन गई। तब इस सूखी चट्टान को नदियाँ और मेह बहा ले गए और जो हड्डियाँ उनमें लाखों बरसों से छिपी थी बाहर निकल आई। इस तरह हमें ये घोंगे या हड्डियाँ मिल गई जिनसे हमें मालूम हुआ कि हमारी ज़मीन आदमी के पैदा होने के पहले कैसी थी। दूसरी चिट्ठी में हम इस बात पर विचार करेंगे कि ये नीचे दर्जे के जानवर कैसे बढ़ते बढ़ते आजकल की सी सूरत के हो गए।